अच्छा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पढ़ने के बाद जो सेकंड टॉपिक अपना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। दैट इज वेरिएशन ऑफ कापा। बताइए कापा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस एंड लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन ठीक है। अच्छा, आपको वेरिएशन देखना है इन तीनों का डाइल्यूशन के साथ, और उसके बाद आपको वेरिएशन देखना है इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और फिर दोनों को मिला के ग्राफ में ही बता दूंगा मैं कि कैसे काम चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से सुनना पहले ही। अच्छा, अगर आपने डाइल्यूशन किया, सर डाइल्यूशन करने का मतलब बात समझिएगा, सर डाइल्यूशन करने का मतलब कि आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, ठीक है। किसको बढ़ाया? सॉल्वेंट की डाइल्यूशन करने का मतलब कि सॉल्वेंट को इंक्रीज करना, सॉल्यूट को नहीं, सॉल्वेंट को इंक्रीज करना, ठीक है। सॉल्वेंट को इंक्रीज करने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना, आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, ठीक है। बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना। अच्छा, मान लीजिए एक कमरा आपके पास था, इस कमरे में जो सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट था, इनिशियली पानी मान के चल लो कि पानी आपका ये जो लगा हुआ है इसके साथ में, ये डोर में इस तक था, ये जिससे आप पकड़ रहे हो इसको, ठीक है, हैंडल तक था। अच्छा, यहां तक पानी प्रेजेंट था और इसमें सॉल्यूट था, और वो जो सॉल्यूट, वो इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें था वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट था। अब आपने क्या किया? आपने उनको नहीं छेड़ा, जो इलेक्ट्रोलाइट था उसको नहीं छेड़ा, आपने क्या किया? आपने सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट किया। अब मान के चलो आपने पानी ऐड करते गए और पानी छत तक बढ़ा दिया, ये मैंने कल मोलरिटी में भी सेम बताया था। जब आपने पानी छत तक बढ़ा दिया, सर वो इलेक्ट्रोलाइट, वो आयंस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट थे, वही आयंस इसमें जाके डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेंगे, क्योंकि सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में जो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहता है, तभी तो सोल्यूशन बनेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो जो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में थे, मान लीजिए पहले पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयन थे वो थे 4, सपोज कर लो पहले कितने थे? 4। जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया, वही आयन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा। सर जब वही आयन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन घटेगा, पर यूनिट वॉल्यूम में आयन। और मैंने आपको कहा था कि कापा का मतलब कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने कहा था कि आगे लगेगा, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम बढ़ाया, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन घट गया, पर यूनिट वॉल्यूम में आयन, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में आयन घट गया तो कापा घट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लेता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो आपका नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वही आयन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपने ऐड किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अगर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा तो इसकी वजह से कापा भी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में पूछ लेता है कि वाई कापा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, चाहे तो इस पे एमसीक्यू भी बना सकता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सर डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना, और जब सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो जो सॉल्यूट, वो जो आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट थे, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाह रहे उस नए वॉल्यूम में भी, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन घटना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से कापा क्या कर जाएगा? कापा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो कैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैरी करेगा डाइल्यूशन के साथ? इनवर्सली। कैसे वैरी करेगा? इनवर्सली वैरी करेगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी बात, अब बात कर लेता हूं मैं मोलर कंडक्टेंस की। अब आपको पता है मोलर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही। ये कॉन्सेप्ट लास्ट में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए आपको ये पता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, 1000 अपॉन मोलैरिटी, 1000 अपॉन मोलैरिटी। या आपको ये भी पता है कि अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम लिखा था मैंने, उसी की जगह पे 1000 अपॉन मोलैरिटी था, तो मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम ही बढ़ा रहे हैं हम, डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो इसकी वजह से लैम्डा एम भी क्या करेगा? लैम्डा एम भी बढ़ेगा, ठीक है। दो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन वो लेटर ऑन में बताने वाला हूँ कि कैसे 2 फैक्टर्स, तो समझ में आएगा, अभी फिलहाल जनरल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो वॉल्यूम इंक्रीज करने से लैम्डा एम बढ़ेगा। अच्छा, सिमिलरली अगर वॉल्यूम इंक्रीज करने से लैम्डा एम बढ़ रहा है, सर लैम्डा ई क्यू भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, तो इसका मतलब ये होगा, तीसरी बात ये होगी कि जो लैम्डा ई क्यू है वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जो लैम्डा ई क्यू है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के। मोलर और इक्विवेलेंट दोनों बातें सेम है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि जैसे आपका डाइल्यूशन होगा, जैसे आप डाइल्यूशन करवाएंगे, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से आपका लैम्डा ई क्यू भी बढ़ेगा।
ठीक है, इतनी सी स्टार्टिंग वाली कहानी है, ये बहुत ईजी सी कहानी है, ठीक है, बट डिटेल में लास्ट में आएगी, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, क्या हुआ, ऐसा क्या मामला हुआ, ठीक है। सो कैसे वैरी करेगा, कापा लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू, सर कापा घटेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा और लैम्डा ई क्यू भी बढ़ेगा। कापा क्यों घटेगा, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में घटता है, और नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में घटा तो कापा घटा, क्योंकि कापा का मतलब ही है कि वो कंडक्टेंस जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयन होगा उसकी वजह से जो होगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, हल्की सी बात बताई मैंने। अब देखिएगा, अब इसी में लिख लूँ अगर मैं वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन, ये समझने वाली बात है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब कॉन्सेंट्रेशन के साथ वैरी करेंगे। सर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, अब वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, अब वॉल्यूम नहीं, जितना सॉल्वेंट था उतना ही होगा, अब डालना है सॉल्यूट उसमें, अब इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाना है, अब सॉल्यूट बढ़ाना है, अब आपको सॉल्यूट ऐड करना है और, ठीक है ना, ये जबरदस्त बात है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, लैम्डा एम का वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, सर ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में वैरी करेगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, ध्यान से देखना, बात बहुत मजे वाली बात है, ध्यान से बात समझना, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये कमरे में वॉल्यूम कहां तक कंसिडर किया था मैंने पहले, हैंडल तक कंसिडर किया था, ठीक है, अभी भी यहीं तक है, क्योंकि सर कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सॉल्वेंट नहीं बदलना आपने, सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं बढ़ाना है आपने, हैंडल तक ही वॉल्यूम है। अच्छा, इस कमरे में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस वॉल्यूम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा मुझे बताइए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खास बात ये कि उसका अल्फा 100%, अल्फा 1 के बराबर, डीओडी 100%, जितना भी था सब टूटा होगा, सबका आयन बना होगा। तो पहली बात आपको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा 1 होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के बराबर। सर 1 का मतलब ये कि जितना इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया वो सबका सब टूटा, वो सबका सब टूटा, 100% आयन्स बना लिए, 100% आयन्स बना लिए, ठीक है ना, इसलिए अल्फा 1 आता है कि कितने लिए थे और कितने टूटे, जितने लिए थे उतने ही टूटे, ऊपर भी नीचे सेम भी कट कर दो 1 आ जाता है, कितना आ जाएगा, 1 परसेंटेज में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हैंडल तक मामला समझना, ये हैंडल तक वॉल्यूम था, आपने क्या करना स्टार्ट किया, बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना स्टार्ट किया। मान लीजिए केसीएल का सोल्यूशन था, एनसीईआरटी पे भी पहला एग्जांपल इसका देता है। अच्छा आपने केसीएल ऐड करना स्टार्ट किया इसी वॉल्यूम में, जैसे जैसे केसीएल ऐड करते जाओगे सर वो टूटता जाएगा, काहे को, क्योंकि वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात ये कि अल्फा 1 के बराबर, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होने वाला है, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, ओके, कंप्लीट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, दोनों बातें सेम है, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, इंक्रीज। अच्छा एक चीज जो आप कांस्टेंट रख के चल रहे हो वो क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या चल रहा अभी, कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं ना बढ़ा रहे हो आप, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, आप सिर्फ सॉल्यूट बढ़ा रहे हो। आप समझना बात को, अब देखना कितनी अच्छी बात है। सर हैंडल तक वॉल्यूम, आपने इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना स्टार्ट किया, नंबर ऑफ आयन बढ़ता गया, नंबर ऑफ आयन। अब मुझे बताइए सोल्यूशन में कंडक्टिविटी होता किसकी वजह से, सोल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से, आयंस की वजह से, किसकी वजह से, और जितने नंबर ऑफ आयन बढ़े इसका मतलब उतना कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, उतना कंडक्टेंस, लेकिन घटता है, ये बात समझना, अब ये घटता है, ये घटता है। अच्छा जनरली जब आप कंडक्टर्स में ये बात पढ़ते हो, जैसे जनरली बच्चे को पता भी हो तो फिजिक्स में भी पढ़ता है कि कंडक्टर्स के केसेस में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो होना तो ऐसा चाहिए था कि करंट का फ्लो बढ़ना चाहिए था, बट सर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे इसलिए होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, और वाइब्रेशन स्टार्ट होता है वो जो इलेक्ट्रॉन भागने वाले थे, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, अब जिस भी मेटल की बात कर रहे हो आप, मान लीजिए आपने कॉपर की बात कर ली, सर कॉपर का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था वो बहुत हल्का फुल्का होता है, बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है उसको, तो थोड़ा सा पोटेंशियल देने पे वो भागने लगता है, थोड़ा सा पोटेंशियल देने पे भागने लगता है। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पूरा एटम बचता है ना उसको कर्नल पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बाहर वाला जो घूम रहा है, जो करंट दे रहा है, इसकी वजह से जो इसके बाद जो पूरा एटम बचता है, पूरा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो न्यूक्लियस भी है, उसको कर्नल पढ़ते हैं। अब वो कर्नल वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कर्नल पहले शांत था, लेकिन अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स का भी वाइब्रेशन बढ़ा, कर्नल का भी वाइब्रेशन बढ़ा। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बढ़ते हैं, ये कर्नल हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है कि इसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से करंट इंटेंसिटी घट जाता है, उसी को रेजिस्टेंस पढ़ते हैं कि वो जो ऑब्स्टेकल जो करंट के फ्लो में आएगा। अच्छा सोल्यूशन में भी मामला ऐसा ही होता है, लेकिन मामला कुछ और है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है नहीं,
ठीक है। अब देखिएगा सेम हैंडल तक वॉल्यूम, आपने बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, नंबर ऑफ आयन बढ़ा। सर लॉजिकली तो ऐसा लगना चाहिए था कि करंट बढ़ना, ये आपका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ना चाहिए, कंडक्टेंस क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन सोल्यूशन में कुछ और मामला हो रहा है। सोल्यूशन में मामला ये हो रहा है कि सर जैसे जैसे आपने बढ़ाया, देखना बात समझना, मैं इस तरीके से इसको दिखा देता हूं, देखिए ध्यान से, ये बना लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, जितना भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो सबका सब क्या बना रहा है, आयंस बना रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ये पहले से, सपोज कर लेना ये पहले से थे, ये पहले से आयंस थे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्वियस है, ठीक है। अब आपने क्या किया, बाहर से और ऐड करना स्टार्ट किया। सर जैसे ही और ऐड करना स्टार्ट किया और आयन बनते गए, ये और आयन बनते गए, ये न्यू आयंस जो आपने ऐड किए, न्यू इलेक्ट्रोलाइट, न्यू आयंस, ठीक है। ये कैसे थे, ये ओल्ड आयंस, उसी के हैं, उसी के हैं जो चल रहा है। मान लीजिए के पॉजिटिव और एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहीं तक वॉल्यूम रखा हुआ है मैंने। अब आप ये देखोगे कि इस कमरे में जैसे जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बढ़ना स्टार्ट हुआ, सर ये पॉजिटिव भी बढ़ रहे हैं, नेगेटिव भी बढ़ रहे हैं। नेगेटिव वाले को रिपेल करना स्टार्ट करेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी नहीं कि उसको नेगेटिव ही फेस करना पड़े, उसको बीच रास्ते में पॉजिटिव वाले को भी तो फेस करना पड़ेगा। कुल मिला के इससे बढ़ेंगे, सबसे भारी पॉइंट है इस पूरे टॉपिक में, इसकी वजह से बढ़ेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, स्पेस लिमिटेड था, नंबर ऑफ आयन बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। सर इसकी वजह से इंटर आयोनिक रिपल्शंस बढ़ते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बढ़ेगा, इंटर आयोनिक रिपल्शन, वो आयन आपस में टकराना स्टार्ट हो जाता है, आपस में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, लेकिन एक चीज जो बढ़ रही है वो क्या है, इंटर आयोनिक रिपल्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर आयोनिक रिपल्शंस। इसी इंटर आयोनिक रिपल्शन को सोल्यूशन में रेजिस्टेंस पढ़ सकते हो आप, इसी रिपल्शन ही तो है वो, वही हिंड्रेंस जो आ रहा है, इसी को रेजिस्टेंस पढ़ सकते हो सोल्यूशन में, कहीं ना कहीं इसी को रेजिस्टेंस सोल्यूशन में पढ़ा जाता है, ठीक है। सो इंटरआयनिक रिपल्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंटरआयनिक रिपल्शंस बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर इंटरआयनिक रिपल्शंस बढ़े, मुझे बताइए कंडक्टेंस किसकी वजह से था, आयंस की वजह से। अब सर आयंस का मोबिलिटी घटेगा, अगर रिपल्शन बढ़ा, रास्ते में खंबे ही खंबे लगे हुए हैं, टकरा रहा है बेचारा जा रास्ते, तो मतलब स्पीड घटेगा, ठीक है ना। इसकी वजह से कुल मिला के मोबिलिटी घटेगा, मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज करेगा, मोबिलिटी ऑफ आयन अगर मोबिलिटी ऑफ आयन घटा, अगर मोबिलिटी ऑफ आयन घटा तो मोलर बता रहा हूं मैं, मोलर सिर्फ, तो मोलर कंडक्टेंस भी घटेगा। लेकिन बात समझिए एक और, अब देखना आपस में कॉम्पेंसेशन कैसे हो रहा है। सर एक तो नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, एक तो नंबर ऑफ आयन, और नंबर ऑफ आयन बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, यहां तक तो सही था। लेकिन साथ साथ में एक और चीज बीच में आ रही, वो है इंटर आयनिक रिपल्शन, और इंटर आयनिक रिपल्शन बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस घटना चाहिए। अब सर एक चीज उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, एक चीज घटाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेशन होगा, कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेशन। नंबर ऑफ आयन बढ़ने से लैम्डा एम बढ़ रहा है, और वहीं पे नंबर ऑफ आयन बढ़ने से इंटर आयोनिक रिपल्शंस भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लैम्डा एम घटना चाहिए, लैम्डा एम। अब इन दोनों में से जो सबसे भारी होगा वो डिसाइड करेगा कि घटे या बढ़े। ऑब्वियसली अगर कॉम्पेंसेशन हो रहा है 50-50 होता तब तो मामला सही था कि चेंज ही नहीं आता। अब देखेंगे भारी कौन। सर इन दोनों में से जो भारी फैक्टर है वो है इंटर आयनिक रिपल्शन। ये जरा सा डोमिनेट कर जाता है, क्या कर जाता है, जरा सा भारी पड़ जाता है। अगर ये जरा सा भारी पड़ जाता है तो इसका मतलब लैम्डा एम घटेगा, लेकिन घटेगा ज्यादा नहीं, घटेगा जरा सा, घटेगा क्यों, क्योंकि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए और कौन है साथ में, नंबर ऑफ आयन भी तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयन भी तो बढ़ता जा रहा है, करंट कैरियर भी तो बढ़ते जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फैक्टर आपका है ये स्लाइटली डोमिनेटिंग है, ये समझना बहुत जरूरी है, डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना। और इस डोमिनेटिंग फैक्टर की वजह से आपका जो लैम्डा एम है वो घटेगा बट स्लाइटली घटेगा, घटेगा बट स्लाइटली घटेगा, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूं, यहां पे लिखा मैंने लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टेंस, यहां पे लिखा मैंने अंडर रूट ऑफ सी। अब ये कर्व कहां से बन के आता है वो भी मैं साथ में बता दूंगा, डेबे-हेकल-ऑनसेगर इक्वेशन से बनता है ये, लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी, दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी, बताओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे, यहां की तरफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, वॉल्यूम कांस्टेंट। सर जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटता गया, 100% टूटता गया, आयन बनते गए। अगर आयन बनते गए तो इसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन सर एक और बीच में बात ये आ रही है कि इंटर आयनिक रिपल्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस घटना चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटर आयनिक रिपल्शन थोड़ा डोमिनेट करता है, तो इसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस घटता है, बट घटता है स्लाइटली, घटता है, इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलमोस्ट लीनियर, इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान में रखना,
इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट। इसका मतलब जो मैं ये ग्राफ बनाने वाला हूँ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट मैंने KCl लिखा, क्या लिखा, बात समझना हो, ठीक है ना। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट किया तो आपका लैम्डा एम क्या कर रहा है, घट रहा है, लेकिन उतना ज्यादा घट नहीं, ठीक है। आप देखोगे कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे, किस कॉन्सेंट्रेशन पे, पीछे के लिए कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, आप देखोगे लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो आपको मिलेगा ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलाइट करूं, क्या कर लूं, मैं इस प्रेडिक्ट कर सकता हूं, ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना कि यहां से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को घटाऊं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को घटाऊं तो आप इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक लिमिटिंग वैल्यू आपको मिलेगा। कितना मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू सबसे हाई होगा इस KCl के लिए, वो मेरे को ग्राफिकली पता चल सकता है, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं वाई एक्सिस से टच कर सकता हूं ना इसको। हाँ, लेकिन ये ग्राफ अगर ऐसे चलता, कहाँ, ये तो पैरेलल चलता, फिर तो मैं टच नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे टच किया, इसका मतलब ये क्या चल रहा है, इस वाली लाइन पे मोलर कंडक्टेंस क्या चल रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो कौन सा वैल्यू, मैक्स वैल्यू, इससे ऊपर वैल्यू नहीं होगा, इससे ऊपर वैल्यू नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड लैम्डा एम इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिट लग गया, इससे ऊपर वैल्यू नहीं है, इससे ऊपर, और ये ग्राफिकली पता कर सकते हैं, ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सीधा बना लो, टेढ़ा हो गया, ये आ गया आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है जी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात, किसकी बात होगी, तो दोबारा समझिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने क्या कहा। सर एक बात खास मुझे ये पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटता है, इट्स अल्फा इज 1 and we are considering its variation with concentration. If we increase the concentration, the one thing that we are making constant is volume is always constant, ठीक है ना। the number of ions increases, since this is a strong electrolyte undergo 100% dissociation, the number of ions in that particular volume will increase. It should increase, and after increasing number of ions there should be increase in lambda m, there should be increase in lambda m, but an other factor which decreases lambda m is interionic repulsion, and this factor is dominating factor, ठीक है। ये दोनों कॉम्पेंसेट तो कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से लैम्डा m घटेगा, बट स्लाइटली घटेगा। कितना घटेगा, स्लाइटली घटेगा, थोड़ा सा ही घटेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा ही घटेगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ग्राफ को, क्योंकि ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट, मैं फिर लिख रहा हूँ, दिस इज ऑलमोस्ट अ, ये ध्यान में रखना, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है तो आप इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने एक्स्ट्रापोलाइट किया, क्या किया, ये जो मैंने किया इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स्ट्रापोलाइटेशन ऑफ ग्राफ, एक्स्ट्रापोलाइटेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। मतलब इसको मैं पीछे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ये मैं खुद से अनुमान लगा रहा हूँ कि हाँ ये इधर जाके टच होगा, तो वो मेरे को लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैं इसको लेटर ऑन भी बताने वाला हूँ इसका क्या मतलब है, थोड़ा मैं लेटर ऑन बताने वाला हूँ कि और क्या मतलब इसका बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कहानी थोड़ी अधूरी है, ये वाली बात समझ गए। इस कहानी को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वापस कि इसका और क्या मतलब है, दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये बहुत ईजी है। अब मुझे बताइए वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर पहली बात तो ये कि बेचारा लेस देन 5% टूटता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। सो अल्फा इज लेस देन 1, बेचारा टूटता ही, अल्फा लेस देन 1 होता है इसका, या मान लीजिए 5%, अगर मैं इस हिसाब से लिखना चाहूँ तो लेस देन 5% परसेंटेज में, लेस देन 5%, इतना ही टूटेगा बेचारा, लेस देन 5% टूटेगा। अच्छा अगर लेस देन 5% टूट रहा है, सर अपना वॉल्यूम कांस्टेंट, अपना वॉल्यूम, अब आप कर क्या रहे हो, उसमें नया इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो। अच्छा जो पहले से प्रेजेंट था वही नहीं टूटा बेचारा, और अब नया ऐड कर रहे हो ऊपर से। अब जो पहले से प्रेजेंट था, पहले तो वही नहीं टूटा, ऊपर से हम नया ऐड कर रहे हैं, और जो बचे जो पहले से आइन थे थोड़े बहुत, सर उन आइंस को और ज्यादा हिंड्रेंस मिल रहा है। एक तो नंबर ऑफ आइन बढ़ ही नहीं रहा है, एक तो नंबर ऑफ आइन बढ़, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा ही नहीं, ऊपर से आप और ज्यादा बोझ डाल रहे हो, और ज्यादा ऐड कर रहे हो, और ज्यादा ऐड कर रहे हो, तो जो आइन पहले से थे बेचारे उनका घूमना फिरना भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे लैम्डा एम घटेगा, और घटेगा शार्पली, घटेगा। कॉम्पेंसेशन करने वाला कोई है ही नहीं, कॉम्पेंसेशन करने वाला कोई ना ही, नंबर ऑफ आइन बढ़ रहा है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन हो जाता। तो इस केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो नंबर ऑफ आइंस है, नंबर ऑफ आइंस डज नॉट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आइंस डज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है ना। ये तो इंक्रीज नहीं कर रहे, ये नहीं बढ़ रहे सर, ये नहीं बढ़ रहे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना। अगर ये नहीं बढ़ रहे और वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही चल रहा है आपका, अब देखोगे लैम्डा एम आपका घटेगा, और घटेगा शार्पली। कैसे घटेगा, समझ गए क्यों ऐसा,
जितने थे, जितने आयंस बेचारे थे, कोई 4-5% जो भी थे, उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से और इलेक्ट्रोलाइट आता जा रहा है और वो भी नहीं टूट रहा है बेचारा उतना ज्यादा। ठीक है, तो इसकी वजह से शार्पली घटेगा। कैसे घटेगा? शार्पली घटेगा। ठीक है, देखिएगा बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो मैं फिर से ग्राफ बना लेता हूँ सेम, दैट इज मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस वर्सेस, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखता क्योंकि ग्राफ कहीं और से निकल के आए, किसी इक्वेशन से निकल के आए, वो मैं लिख दूंगा ये √c, या इसी को आप लिख सकते हो c की पावर 1/2। एक ही बात है ना, c की पावर 1/2। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में आप ये देखोगे कि जो मोलर कंडक्टेंस में गिरावट देखने को मिलेगी वो बहुत शार्प गिरावट है। ये मोलर कंडक्टेंस में गिरावट, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एकदम से घट गया, मोलर कंडक्टेंस एकदम से घट गया, एकदम से मोलर कंडक्टेंस में डिक्रीज देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये जो आपका ग्राफ चल रहा है, जो कर्व चल रहा है, क्या इस कर्व, क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या चल रहे हैं, पर। तो मैं इधर कैसे मिलाऊं इसको? नहीं ना मिला सकता। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू पता करना है तो ग्राफिकली पता किया जाता है, और ग्राफ को एक्स्ट्रापोलाइट करके, ग्राफ को वाई एक्सिस के साथ टच करके। ठीक है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस, हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो बस समझने की देर है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको लिमिटिंग वैल्यू पता करना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू कितना हो सकता है, उसको ग्राफिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसको कोलरोशस लॉ एक्सप्लेन करता है। कौन एक्सप्लेन करता है? कोलरोसस लॉ, जो बोर्ड में हर बार आता है 5 मार्क्स में, कोलरोसस एक्सप्लेन करता है। बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसको समझ नहीं आता है क्या चल रहा है, हर टॉपिक एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पता करने का तरीका कोलरोसस देता है। कोलरोसस बताता है कि कैसे पता करेंगे। ठीक है, वो लेटर ऑन एक अलग टॉपिक है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अच्छा, अगर इन दोनों ग्राफ्स को मैं मिला लूं, मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट था, मैंने लिख लिया CH3COH। एनसीईआरटी पे भी ये एग्जांपल पहले लिख लेता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं मैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अब इन्हीं दोनों ग्राफ्स को मैं आपस में मिलाता हूं, और देखिए मिला के जब मैं बताऊंगा तो अब पूरी कहानी समझ में आएगी। जो मैं कहानी दोनों साइड एक्सप्लेन किया ना, अब वो पूरी कहानी समझ में आएगी। ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये किसके बीच में बन रहा है सर? λm वर्सेज √c, या इसी को c⁻1/2, c⁻1/2। ठीक है, अच्छा ये बताइए मेरे को, ये जो मैं बनाने वाला हूं ये किसके लिए? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं KCl लिख लूँ, आप समझ जाएंगे। ये KCl के लिए चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये देख लीजिएगा, ये वाला मेरे को बताइएगा, ये किसके लिए? ये किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मैं CH3COH लिख लूँ, आप समझ जाओगे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी चल रही थी। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्या कर सकता हूँ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले को मैं एक्स्ट्रापोलाइट कर सकता, मेरे को पता है ना इधर टच होना है। ठीक है, तो मैं इसको एक्स्ट्रापोलाइट करके मेजर कर सकता हूँ। अब देखना, मैं पूरी कहानी क्लियर कर रहा हूँ, बात समझना ध्यान से। मैं दोनों तरीके से चल रहा हूँ। अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो है डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन। अब मैं दोनों चल रहा हूँ। सर यहां से यहां, लेफ्ट से राइट जाने पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं पढ़ूंगा वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। वेरिएशन विद, जब मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूं, कहां पढ़ूं? जब मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूं तो मैं पढ़ूंगा वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन, वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। और इसी को जब मैं राइट से लेफ्ट पढ़ूं, जब मैं पीछे की तरफ आऊं, फिर मैं पढ़ूंगा वेरिएशन विद डाइल्यूशन, वेरिएशन विद डाइल्यूशन। तो अगर मैं यहां से यहां की तरफ पढ़ूं, राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ूं, फिर आएगा वेरिएशन विद डाइल्यूशन, वेरिएशन विद डाइल्यूशन। अब बात समझिएगा, ये है जबरदस्त बात। अब पूरी कहानी यहां पे क्लियर होगी। अब देखो, जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस घटा, लेकिन घटा स्लाइटली, दिख रहा है ग्राफिकली। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी मोलर कंडक्टेंस घटा, बट घटा शार्पली, घटा। ये बात क्लियर हुई। अब आओ उल्टा, अब कहानी उल्टा आओ। अब देखना कहानी क्लियर हो जाएगी। जो मैंने ऊपर अधूरी छोड़ी थी, मैंने वहां सिर्फ लिखा था कि बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब जब आप डाइल्यूशन की बात करोगे, मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो, अब इधर से इधर की तरफ पढ़ूं, मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं। बताओ, अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन सर ज्यादा बढ़ स्लाइड बढ़ रहा है। अब बात समझना क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। मैंने डाइल्यूशन किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने डाइल्यूशन किया। क्या किया? अच्छा, जैसे ही मैंने डाइल्यूशन किया, आपको ये बात समझ में आ रही कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम। ठीक है, बात समझना कितनी जबरदस्त बात है। वॉल्यूम बढ़ेगा या क्या कोई नया आयन बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितना आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था वो सबका सब टूट चुका था। इसका अल्फा 100% होता है, इसका मतलब नो न्यू आयन,
इस तरीके से समझ पा रहे हैं हम? नो न्यू आयन, कोई नया आयन बनेगा नहीं। अगर नया आयन बनता, मोलर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता, मोलर कंडक्टेंस बहुत सर नया आयन नहीं बन रहा है तो फिर ये मोलर कंडक्टेंस बढ़ क्यों रहा है? थोड़ा सा सर ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो जो इंटर आयनिक रिपल्शन थे ना, वो इंटर आयनिक रिपल्शन घटेंगे जब आपने वॉल्यूम बढ़ाया। वो जो बहुत सारे आयन उस वॉल्यूम में थे, वो आयन डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए। जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, दूरी डिस्टेंस बढ़ गया आयन्स के बीच का, जैसे डिस्टेंस बढ़ा तो रिपल्शन घटे ना। ये तो आप जनरली इसमें भी पढ़ लेते हो, कॉलम्स लॉ में स्टार्टिंग में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वहां तो चार्जेस की बात हो रही है, अदरवाइज आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना चार्जेस में, वो डिसाइड करता है कि कितने डिस्टेंस तक रिपल्शन अट्रैक्शन हो सकता है, इंटरेक्शन कितने डिस्टेंस तक हो सकता है। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ गया, आयंस के बीच का दूरी बढ़ा, इंटर आयनिक रिपल्शन घटा। लेकिन इंटर आयनिक रिपल्शन घटने की वजह से सिर्फ इतना होगा कि आयन फ्री हो गया और स्पीड थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन नया आयन नहीं ना बन रहा, नया मजदूर थोड़ी ना बढ़ रहा है, मजदूर नहीं बढ़ रहा, बस मजदूर की स्पीड बढ़ रही है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ रही है। तो इसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा सिर्फ थोड़ा। अच्छा, डाइल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ा, कोई नया आयन बना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई नया आयन बनता। सर एक चीज है जो घट रही है, वो क्या है? इंटर आयनिक रिपल्शन घटेगा। सर अगर इंटर आयनिक रिपल्शन घटेगा तो स्पीड ऑफ आयन्स बढ़ेगा, कोई नया आयन नहीं बन रहा। अगर नया आयन बनता तो बहुत खेती से बढ़ता, सिर्फ स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ने से लैम्डा एम बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा? स्लाइट इंक्रीज है, ठीक है ना, स्लाइट। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ। 12th में बच्चे को इस टॉपिक को अगर बच्चे के पल्ले पड़ा ना, ये तो उसको बहुत ज्यादा आता है, उसका दिमाग बहुत तेज है। तो अगर पल्ले ना, ये इतना जबरदस्त टॉपिक है, ये ग्रेजुएशन तक बच्चों को समझ नहीं आता है क्या चल रहा है। तो याद तो रख लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में। कुछ नहीं करना, बस इस ग्राफ को याद रखना है, पूरी कहानी इस ग्राफ पे है। वापिस आओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, मोलर कंडक्टेंस घटा, दिख रहा है ना? मोलर कंडक्टेंस घटा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट था कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे, जो नया आयन बन रहा है उसकी वजह से इंटरआयनिक रिपल्शन बढ़ रहा है, इसलिए घटा, इसलिए वो डोमिनेटिंग है। दो कॉम्पेंसेशन हो रहा है नया आयन बनने की वजह से, लेकिन डोमिनेटिंग इंटरआयनिक रिपल्शन। अब इसी को वापस पढ़ो ग्राफ को। सर जब मैं राइट से लेफ्ट आऊं, राइट से लेफ्ट आने पे मैं क्या कर रहा हूं? राइट से लेफ्ट आने पे मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डाइल्यूशन कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि जब मैंने डाइल्यूशन किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई नया आयन बनता नहीं। सर सिर्फ इतना होगा कि वॉल्यूम बढ़ाने से जो सेपरेशन था, जो डिस्टेंस था आयन्स के बीच का, वो बढ़ेगा, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा तो आयन फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो मोबिलिटी बढ़ा, स्पीड बढ़ा, और स्पीड बढ़ा तो आपका लैम्डा एम बढ़ा, लेकिन स्लाइटली बढ़ा। कैसा बढ़ा? ये कहानी क्लियर हुई? स्लाइटली बढ़ेगा, ठीक है ना, स्लाइटली बढ़ेगा। अच्छा, जब ये बढ़ेगा तो मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं? सर ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर ये बढ़ेगा, मैं क्या कर रहा हूं, सुनना बात को ध्यान से। मैंने क्या किया, इस कमरे में वॉल्यूम यहां तक था, मैंने अंधाधुंध पानी ऐड करना स्टार्ट किया, अब ऐड करता जा रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, ऐड करता जा रहा हूं। जब मैंने ऐड करता गया, फिर मैंने देखा कि इतना मैंने ऐड किया, ये बात समझना बहुत जरूरी बात, मैंने इतना वॉल्यूम इंक्रीज किया कि इस कमरे में जो इलेक्ट्रोलाइट था उसका कॉन्सेंट्रेशन उस वॉल्यूम की तुलना में ऑलमोस्ट जीरो। मतलब मान लीजिए आपने क्या किया, पहले एक गिलास पानी लिया था, उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं, ऐसे बताया नहीं जाता बट समझाने के लिए कि बच्चे के समझ में आ जाए। एक गिलास पानी में आपने 2 चम्मच नमक डाला था, आपको लगेगा कि हाँ नमक है, ये समझ में आ जाएगा नमक है, ठीक है। अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया, वॉल्यूम बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ाता गया, पूरा चश्मा बना दिया मैंने बड़ा। अब मुझे बताओ, वो जो नमक था 2 चम्मच, उस पूरे चश्मे की तुलना में वो कितना ही होगा? निग्लिजिबल सर, उसकी वजह से कोई टेस्ट नहीं आएगा पानी में, निग्लिजिबल कितना। लेकिन इट अप्रोचेस टू जीरो, मैथ वालों को पता, इट अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट जीरो, लिमिट लगेगा, अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट जीरो नहीं कर सकता, वरना तो कहानी सोल्यूशन ही नहीं बना। अगर मैंने जीरो कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को, इसका मतलब मैंने सोल्यूशन ही नहीं बनाया। जब सोल्यूशन बात किसकी हुई फिर, ठीक है ना। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैंने वॉल्यूम इतना इंक्रीज किया कि उसकी तुलना में, ये कंपैरिजन में बात होती है, उसकी तुलना में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो। समंदर में 1 चम्मच नमक ऑलमोस्ट जीरो। सर ये जो वॉल्यूम इंक्रीज किया ना मैंने, जिसको इंक्रीज करने के बाद देखो मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, मैंने एक्स्ट्रापोलाइट किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो कॉन्सेंट्रेशन में ऑलमोस्ट कितना कर रहा हूं यहाँ पे? जीरो। उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर। और ये जो वॉल्यूम इंक्रीज किया,
इतना इंक्रीज किया कि कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अंधाधुंध डाइल्यूशन। देसी लैंग्वेज में बताऊं तो अंधाधुंध डाइल्यूशन। गिन के नहीं डालना है, इतना डालना है कि उसकी तुलना में वो सॉल्यूट बिल्कुल छुप जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, देख पा रहे हैं, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो एट दैट टाइम the molar conductance value is highest and that is known as limiting molar conductance, which is represented as lambda m naught or lambda m infinity. Lambda m naught or lambda m infinity. This is called limiting molar conductance. Limiting molar maximum value ये होता है limiting molar conductance या limiting molar conductivity at, ये जो ऊपर infinity है ना, at infinite dilution, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझ गए, इतना वॉल्यूम इंक्रीज किया कि उसकी तुलना में जो सॉल्यूट था, जो इलेक्ट्रोलाइट था, जो आयन था, वो ऑलमोस्ट जीरो अप्रोच कर रहा है, ऑलमोस्ट जीरो। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू बट नॉट जीरो, ये ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू, ये आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, मैथ्स वालों को ये पता होता है, ठीक है ना। ये आगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात। सर ये बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की समझ में आ गई, ये पल्ले पड़ गई। आप देखना वीक की आप खुद बताओगे। अब बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही मैं पढ़ूं, मान लीजिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू तो बताओ लेफ्ट टू राइट क्या कहानी चल रही थी। सर लेफ्ट टू राइट ये कहानी चल रही थी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, वॉल्यूम फिक्स था। अब ये बेचारा पहले ही नहीं टूटा था, है पहले से वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप ऊपर से और ऐड कर रहे हो, तो जो पहले से आयन थे उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। इसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस घटा बहुत शार्पली, एकदम से घटा, ठीक है, एकदम से घटा, घटना समझ में आ गया। अब आओ ऊपर वापस, अब पढ़ो इसको राइट से लेफ्ट। सर अब राइट से लेफ्ट जब मैं इसको पढ़ूंगा, डाइल्यूशन पढ़ूंगा, राइट से लेफ्ट डाइल्यूशन पढ़ूंगा, यहां पे लिख लेता हूं मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। अब देखिएगा, जब मैंने डाइल्यूशन किया, सर डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाया मैंने, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाया। जैसे मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, ये बहुत जबरदस्त बात, लास्ट टाइम भी पढ़ा आपने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में इक्विलिब्रियम में लास्ट टाइम भी पढ़ा है। कहानी वहां पे भी कुछ और थी, अल्फा के साथ टेम्परेचर देखते थे, यहाँ पे भी वही है, लगता वही है, ठीक है। आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया, डाइल्यूशन बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलता है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटना स्टार्ट करता है। बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि आपको सोल्यूशन मेंटेन रखना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको सोल्यूशन मेंटेन रखना है। आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, ये बहुत जबरदस्त बात है, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट पहले इस वॉल्यूम में था, इस हैंडल तक था, अब आपने वॉल्यूम छत तक बढ़ाया, अगर ऊपर आयन गया ही नहीं तो सोल्यूशन का ऐसा बना, वो तो सोल्यूशन ही नहीं हुआ। और सोल्यूशन में हर एक पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयन होगा या जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना, तभी तो सोल्यूशन बना, तभी तो सोल्यूशन बना। तो अब क्या करेगा, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से होता है, जो इसका टूटना है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से होता है, जो पानी का 8.4 डबे होता है, करीब 8 से थोड़ा ज्यादा डबे होता है। ये आप फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ते किसी और टर्म में हो, ये फिजिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते किसी और टर्म में हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे भी आता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी के हिसाब से समझा दूं मैं, इसका मतलब कि पानी में कितनी ताकत है, पानी में कितनी ताकत है चार्जेस को स्प्रेड करने की, आयंस को स्प्रेड करने की। ये पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें कुछ भी डाल दो सर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, मैक्सिमम डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। ये इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका, ठीक है ना। जो आपके एलॉयज हैं आप पढ़ते हुए, ये मेटल्स हैं, उनके इन्फिनिटी होता है, उनका इन्फिनिटी होता है, लेकिन वो किसी और टर्म्स में पढ़ते हो। यहाँ सिर्फ इस टर्म्स में है कि कितना टेंडेंसी है स्प्रेड करवाने का, ठीक है ना। अच्छा वॉल्यूम बढ़ा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन बढ़ा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो मुझे बताइए वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या बढ़ेगा, डिसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसोसिएशन बढ़ेगा। ये समझ पा रहे हो आप, मजबूरी है इसकी बेचारे की। एक तो कहानी ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का इतना ज्यादा आप बढ़ाते जा रहे हो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का इसको स्प्रेड करता जाए, तोड़ता जाएगा, इसको क्या करता जाएगा, और वो जो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, सोल्यूशन मेंटेन रहे अपना, लॉ ना टूटे, सोल्यूशन मेंटेन रहे अपना, ठीक है। अब एक बात तो ये समझ में आ रही है कि डाइल्यूशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। सर अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, अल्फा बढ़ रहा है। अल्फा क्या कर रहा है, अगर अल्फा बढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा, DOD बढ़ा, तो नंबर ऑफ आयन बढ़ा, नंबर ऑफ आयन बढ़ा, टूटने के बाद आयन ही तो बन रहा है, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ा। स्ट्रॉन्ग में आयन नहीं बढ़ रहा था, वीक में आयन बढ़ना स्टार्ट हुआ। वीक में सर एक तो लेबर बढ़ रही है अपनी, एक तो लेबर बढ़ रही है, मजदूर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और इनका काम ही है कंडक्टिविटी, इनका काम ही है कंडक्टेंस। एक तो नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है। अब दूसरी कहानी ये कि सर वॉल्यूम अंधाधुंध बढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही बात, अंधाधुंध चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है, वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं कि एक तो नंबर ऑफ आयन बढ़ता जा रहा है, और दूसरा उन आयन्स के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है,
बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो दूरी भी बढ़ेगी। दूरी बढ़ने का मतलब इंटर आयनिक रिपल्शन घटेगा। अदरवाइज चांसेस ये होने चाहिए थे, दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि सर अगर नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इनके बीच का रिपल्शन भी बढ़ेगा, लेकिन सर वो भी नहीं बढ़ रहा है, वो घट रहा है बल्कि। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम भी तो बढ़ा रहे हैं। सो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, दोनों चीजें बढ़ेंगी वीक में। एक तो नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है सर, और दूसरा इंटर आयनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है, घट रहा है। इंटर आयनिक रिपल्शन घट रहा है, ठीक है, इंटर आयनिक रिपल्शन, बहुत सही, इंटर आयनिक रिपल्शन घट रहा है। इसकी वजह से स्पीड भी बढ़ रहा है, सही बात है। इसकी वजह से स्पीड ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन भी बढ़ रहा है। ये तो फायदे का ही काम चल रहा है सारा। तो फिर ज्यादा ये आयन लेबर भी बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रहा है, रिपल्शन भी घट रहा है, छेती बढ़ रहा है। देखो इसलिए बढ़ रहा है। आओ वापस, इसलिए एक स्लाइट नहीं देखने को मिल, शार्प इंक्रीज, बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है, एकदम से इंक्रीज देखने को मिल रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। किसमें? लैम्डा एम में, लैम्डा। लेकिन सर ये बढ़ता जा रहा है। अब मसला ये कि ये बढ़ता जा रहा है, मैं ग्राफ को इधर मोड़ ही नहीं सकता हूं, ये बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ता जा रहा है सर, कोई ना कोई लिमिट तो होगी। अगर बढ़ता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स आयन बनने थे वो सब बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए कि अल्फा ऑलमोस्ट 100% होना चाहिए, अल्फा ऑलमोस्ट 100% हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 के बराबर होना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग में होता है, ठीक है ना। जब ऐसा होगा तब इसका जो वैल्यू मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? लैम्डा एम नॉट। लेकिन सर वो ग्राफिकली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं, वो ग्राफिकली मैं प्रेडिक्ट क्यों? क्योंकि ग्राफ पैरेलल चल रहा है। ग्राफ कैसे चल रहा है? उसके लिए लगेगा कोलरोशस लॉ। उसके लिए क्या लगेगा? कोलरोशस लॉ। ये है कहानी, ये है जबरदस्त कहानी जो समझ में आनी चाहिए बच्चे के, ठीक है। तो स्पीड बढ़ने से कुल मिला के आपका जो मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा बहुत शार्पली, बढ़ेगा बहुत शार्पली। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शार्पली बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? शार्पली बढ़ेगा। अब देखिए ये इक्वेशन कहां से निकाल के आया, जो मैंने ग्राफ बनाया, ये कहां से निकाल के लाया मैंने? ये ग्राफ कहां से आया सर? ये ग्राफ आता आपका डेबे-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन से। कहां से? डेबे-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन। डेबे-हकल, हकल हकल हैकर नहीं, हकल ऑनसेगर इक्वेशन, डेबे-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन, ठीक है ना। दो इसने कुछ और कहानियां भी कही थी, लेकिन वो कहानी आपको लगेगी नहीं। इसने कुछ और बातें भी कही थी, लेकिन उसमें घुस के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो कहानी आपको लगनी नहीं है। नीट लेवल तक कहानी वो लगती ही नहीं है, ठीक है ना। जो लग रहा है मैं बस वो बता रहा हूँ। तो ये जो डेबे-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन था, इसने कहा कि जो लैम्डा एम आपका है, व्हाट इज लैम्डा एम? मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एट गिवन इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम, व्हाट इज लैम्डा एम इन्फिनिटी? मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, माइनस b under root of c, b under root of, where b is a constant, b is a constant, it depends on the type of electrolyte. अगर AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इसका वैल्यू कुछ और है, AB2 टाइप का है, वैल्यू कुछ और है, E कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया जाता है, ठीक। अगर इन बेसिस पे सवाल बने तो ये कौन, और C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखना इसी क्वेश्चन को देख के मैं y = mx + c बना सकता हूँ। मैथ वालों को ये पहले ही पता है। मुझे पता है ग्राफ किसके बीच में चल रहा है? लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों, एक y दूसरा x, एक y दूसरा x। तो मैं क्या करूंगा, इसको y रख लूंगा और इसको x के साथ में m होता है, आपको पता है m इज स्लोप, m इज y = mx + c प्लस। लेकिन सर बीच में क्या चल रहा है? माइनस। इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। इसका सीधा मतलब है कि स्लोप नेगेटिव। ये तो मैंने प्लस लिखा ना, लेकिन आपको पता है माइनस में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ ऊपर से बनता है, और जब स्लोप पॉजिटिव हो, जब स्लोप पॉजिटिव, फिर नीचे से चलता है काम। सही है ना, समझ गया ना, नीचे से काम चल रहा है। इसलिए तो ये इंटरसेप्ट का वैल्यू मिलेगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू मिलेगा ये, यही तो इंटरसेप्ट का वैल्यू। और वही इंटरसेप्ट आपका कौन है? वही इंटरसेप्ट आपका ये, सॉरी, लैम्डा एम इन्फिनिटी, यही तो है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आपको मिल रहा है, यही तो इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यही आपका है इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट, अब ध्यान सुनना, लैम्डा एम इन्फिनिटी ना पूछ के कहीं इंटरसेप्ट ना पूछ ले, बच्चा फंस जाए कि क्या पूछ रखा है इसने। इंटरसेप्ट का मतलब ही लैम्डा एम इन्फिनिटी है, यही तो होता है। y = mx + c इज इंटरसेप्ट, m इज स्लोप, ठीक है। वही लैम्डा एम इन्फिनिटी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये निकलता है डेबे-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन से, डेबे-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन से, ठीक है ना। देख लीजिए। अच्छा, अब अगर मैं कहानी को, अगर कहानी समझ में आई तो मैं कुछ सवाल इसी के रिलेटेड पूछूं, बता पाओगे? ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पहला सवाल पूछता हूँ मैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। पहले ही ज़बरदस्त पूछता हूँ मैं, देखो पहले मैं फंसाता हूँ, देखते रहना, ठीक है। पहले मैं फंसा रहा हूँ, देखते रहना, जो बोल दे वो खतरनाक है। ओके, ये आ गया लैम्डा एम, ये आ गया √c, या c का पावर 1/2, दोनों बातें सेम है, ठीक है। ओके, मैं 3 कर्व बना लेता हूँ, मैं 3 बना लेता हूँ, ठीक है ना। देखना ध्यान से, एक मैंने ये बना लिया, एक मैंने ऐसा बना लिया,
और एक मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है। मान लो इसको ए रख लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, मान लिया मैंने। अब मैं ए बी सी, अब मैं यहाँ पे कुछ 3 इलेक्ट्रोलाइट लिख के देता हूँ, आपको बस ये बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, बस इतना बताना है, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिख दिया CH3COH, ये पहचान जाओगे, ये मेरे को भी पता है, ठीक है। इधर फंसोगे। मान लो दूसरा मैंने लिख लिया KCl और तीसरा मैंने लिख लिया NaCl, इधर फंसोगे, ठीक है ना। पहले तो अब बताओ ये ए किसके साथ मैच करे, CH3COH के साथ, क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो समझ में आ गया मेरे को भी, ठीक है। तो ए क्या आएगा, ए आएगा आपका CH3COH, ठीक है। अब वो दोनों है स्ट्रॉन्ग, और कर्व भी देख के समझ में आ रहा है दोनों है स्ट्रॉन्ग, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। अब है कॉन्सेप्ट लगना है, देखते हैं, अब फंसोगे, बताओ क्या लग रहा है। KCl दोनों स्ट्रॉन्ग है और BNaCl, ठीक है, लगा देखते हैं, ठीक है। अब एक तो है कि तुक्का मारे, दूसरा तो है कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो पीछे होगा ही ना, तभी तो बात होगी, ठीक है ना। मैं लगाता हूँ C पे NaCl और B पे KCl। ठीक, अपना अपना याद रखना, मैं फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखते हैं कितनी किस्मत अच्छी है किसकी, ठीक है ना, देखने मैंने एक लॉजिक लगा के दिया। चल ठीक है, तू सोच लेना कि जो तूने लगाया था कि मैं भी वो हो या ना हो, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए KCl और NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग, अच्छा दोनों में Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, इससे दिक्कत नहीं, दोनों की स्पीड बराबर होगी, दोनों की स्पीड बराबर, Cl नेगेटिव से। लेकिन सर ये जो K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव है ना, ये इन दोनों की स्पीड बराबर नहीं होगी, हैं तो ये स्ट्रॉन्ग लेकिन दोनों की स्पीड बराबर नहीं। अब देखना जो मैं बताने वाला हूँ, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये बात समझना, मैं 11th में भी बच्चे को पढ़ाता हूँ ये, ठीक है, 11th में भी पढ़ता है बच्चे जो अच्छे से पढ़े NCERT एनालाइज करके। अच्छा अगर रेस लगे पानी के बाहर, अगर रेस सोल्यूशन के बाहर हो, अगर रेस सोल्यूशन के जीतेगा पतला, जीतेगा पतला, ये बात समझना मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर रेस सोल्यूशन के बाहर हो, रेस सोल्यूशन के बाहर हो, बाहर से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर रेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जिसका साइज जितना कम उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, उसकी स्पीड। लेकिन अगर रेस लगे पानी में, अगर रेस लगे सोल्यूशन में, अगर रेस लगे पानी में, जब रेस लगती है तो सर पानी एक और चीज लगाता है, वो है हाइड्रेशन, वो है सॉल्वेशन। ये है जबरदस्त बात। इस हैंडल तक पानी था, इस हैंडल तक पानी था, ठीक है। ये आ गया अपना कम साइज वाला आयन, ये आया ज्यादा साइज वाला आयन, ठीक है ना। अब दोनों की रेस लग रही है, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। ये भी पानी में है, ये भी पानी में है। सर ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मान लो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, सही है। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसका साइज कम है तो इसको बहुत सारा पानी घेरेगा, पानी बहुत सारा घेरेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव है तो पानी का जो ऑक्सीजन है वो डाइपोल आयन इंटरेक्शन लगाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये आयन और उसमें डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा, इसको बहुत सारा पानी घेरेगा, हर तरफ से पानी घेरेगा। इसको बहुत कम पानी घेरेगा क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, इसको बहुत पानी कम घेरेगा। जिसको पानी ज्यादा घेरे, जाना कहां था इसने, वो कैथोड की तरफ, इसने कहां जाना था, कैथोड की तरफ, दोनों भागना सेम ही था। लेकिन सर इसको बहुत सारा पानी घेरा, अब जब बहुत सारा पानी घेरा, बेचारे को तैर के जाना पड़ रहा है, इसको कम पानी ने घेरा, ये तुरंत पहुंचेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में उल्टा होता है, सॉल्यूशन में जिसका साइज जितना ज्यादा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा, क्यों, क्योंकि कम साइज वाले का सॉल्वेशन ज्यादा होता है, और जब सॉल्वेशन ज्यादा हो पानी उसको छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है, अट्रैक्ट कर लेता है उसको, ज्यादा साइज वाले को अट्रैक्ट, उसको कम ही पानी घेरता है, ठीक है। ये बात समझने वाली है कि सॉल्यूशन में, किसमें, सॉल्यूशन में एक बात आपको ये समझनी है, जितना साइज कम उतना सॉल्वेशन ज्यादा। सॉल्वेशन का मतलब पानी का ये जो घेरना है, जो इंटरेक्शन डेवलप करना है, ठीक है। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। कम, अब इनमें से बताओ कम साइज वाला कौन सा है। ये सारे के सारे ग्रुप 1 के है ना, ठीक है। ग्रुप 1 का पहला लिथियम आयन, उसके बाद Na पॉजिटिव, उसके बाद K पॉजिटिव, उसके बाद रुबिडियम पॉजिटिव, उसके बाद सीजियम पॉजिटिव। ये होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव, लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, बहुत इजी सी बात है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सही है ना। तो यहां से यहां आने पे साइज क्या कर रहा है, आयनिक साइज क्या कर रहा है, कैटायनिक साइज इंक्रीज कर रहा है, कैटायनिक साइज। सर अगर कैटायनिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्वेशन घट रहा है, सॉल्वेशन। सर अगर सॉल्वेशन घट रहा है, अगर सॉल्वेशन घट रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, ओके, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, सीजियम प्लस। लेकिन जिनको मैं कंपेयर कर रहा हूं उन हिसाब से देख लूं तो K पॉजिटिव का स्पीड ज्यादा, इसका हाई स्पीड सोल्यूशन में, इसका हाई स्पीड, और इस वाले का लो स्पीड, इस वाले का लो स्पीड या कम स्पीड इसका होगा, ठीक है ना, लो ही रख लीजिए, लो स्पीड होगा, ठीक है। इसका स्पीड कम होगा। अब जिसका स्पीड ज्यादा उसका लैम्डा एम ज्यादा, जिसका स्पीड ज्यादा उसका लैम्डा एम। तो इसी पूरी कहानी को कैटाइन में, इस कैटाइन में पूरी कहानी को मैं इतने में शॉर्ट में लिख सकता हूं कि जो आपके कैटाइन का साइज होगा, साइज ऑफ कैटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम। चलेगी बात, पूरा मैंने कहानी को एक शॉर्ट में खत्म कर दिया कि ये होगा, जितना कम साइज
जितना कम साइज जितना कम साइज सॉरी डायरेक्टली आएगा ना, डायरेक्टली आएगा ना, जितना कम साइज उतना कम होने, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम। जितना ज्यादा साइज उतना लैम्डा एम ज्यादा, जितना कम साइज उतना लैम्डा एम कम, डायरेक्टली चल रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें से कौन जीतेगा फिर दोनों में से? केसीएल। तो इसका यहाँ पे कौन दिख रहा है ज्यादा वैल्यू वाला? सी। तो सी कौन होगा? सी होगा केसीएल। और ये कौन सा होगा? ये होगा NaCl। ये कौन सा होगा? NaCl होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अगर ये समझ में आई तो ये बताओ, ये इजी। अब बस थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देता हूँ मैं, सवाल को चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लिया और मैंने ये देखा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मैंने एक साइड पे कोई A इलेक्ट्रोलाइट रखा था और दूसरी साइड पे कोई B इलेक्ट्रोलाइट रखा था। ठीक है, ओके। हाँ, तो मतलब वही देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया, इस साइड मैंने डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया, इस साइड डाइल्यूशन और इस साइड भी डाइल्यूशन, इस साइड भी। और जब भी डाइल्यूशन होगा अंधाधुंध होगा, जिसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है ना? अच्छा, डाइल्यूशन करा दोनों में सर। अब थोड़ी देर बाद मैंने ये एनालाइज किया कि इस वाली साइड जो लैम्डा एम का वैल्यू है वो बड़ा सिर्फ करीब करीब मान लीजिए 2 टाइम्स। कितना बड़ा? 2 टाइम्स बड़ा। और इस साइड मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे जो लैम्डा एम बड़ा वो बड़ा करीब करीब 30 टाइम्स, करीब करीब 30 टाइम। आपको बस इतना पहचानना है, स्ट्रॉन्ग कौन और वीक कौन। स्ट्रॉन्ग कौन और वीक कौन? वीक ये बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि वीक के केस में डाइल्यूशन करने पे लैम्डा एम बहुत स्ट्रांगली इंक्रीज करता है, बहुत शार्पली इंक्रीज करता है, और स्ट्रॉन्ग में तो थोड़ा सा इंक्रीज करता है। तो बताओ डाइल्यूशन करने से ए वाला कितना बढ़ रहा है? सर ए वाला बेचारा 2 ही टाइम बढ़ रहा है और ये वाला 30 टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या रहा होगा? ये बी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। बहुत अच्छी। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। क्या बात है, बात समझ में आई? जब तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ना आए सवाल नहीं होता, फिर बच्चा सिर्फ सवाल देखता रहता है कि ये क्या चल रहा है। ठीक, बताओ बताओ, पहले बना रखा मैंने कि टाइम वेस्ट ना हो तुम लोगों ने। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन सैलिनिटी। ठीक है, बाकी में पढ़ने दे अच्छे से। शाबाश। एक ही ठीक है नहीं? हाँ एक ही है, ये पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने स्लाइटली बढ़ रहा है। बस ये आ गया, सही है। क्या सवाल है यार, ये बताओ। हाँ ये बताओ, ये सही बताना, ये सही बताना। MSQ टाइप का है। MSQ का मतलब जी में आते हैं MSQ का, अब नीट में भी आते हैं बट उसमें बोल देता है इज और आर लिख के, एक या एक से ज्यादा। MSQ का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एक से ज्यादा सही। चलो कुल मिला के डेबे हैकल-ऑनसेगर इक्वेशन। अच्छा ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखना, डेबे हैकल-ऑनसेगर इक्वेशन में जो मैंने बी लिखा था कांस्टेंट था, उस बी को ए से भी लिखते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिप्रेजेंटेशन अलग है। ठीक है ना, वो कांस्टेंट है। तो ठीक है। कौन सा ये वाला ठीक लग रहा है? एक लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी माइनस ए अंडर रूट सी, दोनों बातें सेम है। ठीक है ना, ओके। और कभी कभार कुछ बुक्स पे, एक और बात बताऊं, कुछ बुक्स पे पढ़ोगे ना ए बी दोनों साथ लिखता है, ये है कांस्टेंट, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी सही लग रहा है। हाँ इधर ही तो घुमाया है ना सर, इधर ही तो घुमाया, उससे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन को कितने तरीके से घुमाया जाता है। देखना एक और बात, अब इसी इक्वेशन को अगर मैं और घुमाना चाहूँ ना, अगर इसी को मैं और जिस हिसाब से जेई में सवाल घूमते हैं, फिर कुछ नहीं करता, इस पूरे को मैं या तो डिवाइड कर देता लैम्डा एम से, कहानी कुछ और बदल जाती, लैम्डा एम नॉट से डिवाइड कर देता, कहानी कुछ और बदल जाती, इधर 1 आ जाता, फिर कहीं अंडर रूट सी या सी निकालने बैठ जाता। कहीं ना कहीं परिवर्तन किया जा सकता है इक्वेशंस में अपने हिसाब से। ठीक है ना, ये बताओ लास्ट ईयर MSQ एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। लैम्डा एम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा ठीक, पहला टेंपरेचर कहाँ बोला सर ने? टेम्परेचर पे नहीं जिक्र ही नहीं हुआ। ये लॉजिकल बात है, जिक्र हुआ नहीं लेकिन लॉजिकल बात है। जरा टेम्परेचर बताओ ना, आइन उछलने स्टार्ट हो जाएंगे, बट बढ़ेगा नहीं। ये लॉजिकल बात है, ये लॉजिकल बात है। ठीक है ना। हाँ लेकिन कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो कंडक्टिविटी है, जो वो घटता है, वो रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सोल्यूशन में ऐसा, सोल्यूशन की बात अलग है। ठीक है, सोल्यूशन में आइन कूदना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ेगा। ठीक, पहला तो सही है, टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्डा एम बढ़ेगा। ठीक है ना। मैंने परसों में एक सवाल करवाया था, मैंने कहा था इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है, मैंने कहा था इतना ठोस फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इसको भूल जाओ, ये गलत है, ये गलत है।
इसको भूल जाओ, ठीक है। कंसंट्रेशन हाँ ये है जी मामला। अभी तो देखा स्ट्रॉन्ग वीक में ये डिसाइड करता है और भारी मात्रा में डिसाइड करता है ये, ठीक है। तो ये भी सही है। सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी नहीं फर्क पड़ रहा, कितना चौड़ा है कितना पतला है क्या फर्क पड़ रहा है, भागना तो आइन नहीं है, ठीक है ना, इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाले दोनों सही है। बात समझ में आ गई।